सो हाय एवरीवन, 3 चैप्टर्स हो चुके हैं एंड नाउ वी आर इन द फोर्थ चैप्टर। आई होप आप पहले 3 चैप्टर्स देख चुके हैं। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद द फोर्थ वन। ये 4 चैप्टर हो जाने के बाद आईएससी ने बोला है कि हमें 16 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से वो पूछेगा इन 4 चैप्टर से। दिस इज द फोर्थ वन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे हम लोग पढ़े? हम लोग को ये पार्ट ना, ये चैप्टर थोड़ा सा ऊपर से पार होता है, तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग इसको अपने दिमाग में लेते हैं। देखो, सबसे पहली बात आप समझो, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर, कंज्यूमर यानी कि आपकी बात हो रही है। ठीक है, आपकी बात हो रही है, आप कैसे इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे। सर, इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम का देखो बड़ा मतलब हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। अभी एक छोटा आम भाषा में बात करने वाला मतलब पकड़ते हैं। ठीक है, आम भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेस्ट पॉसिबल आउटकम। ठीक है, बेस्ट आउटकम। ठीक है, मतलब आपके लिए सबसे अच्छा क्या होगा, कंज्यूमर के लिए सबसे अच्छा क्या होगा। सर, कंज्यूमर के लिए तो सबसे अच्छा यही होगा कि प्रोडक्ट, कंज्यूमर मतलब जो प्रोडक्ट खरीदे, तो प्रोडक्ट खरीद के अगर सेटिस्फैक्शन मिलता है तो फिर यही हमारे लिए सबसे बेस्ट है। यही बात है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे तब होता है जब उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। सेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और सर, कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता कब है? बस इसी के बारे में तो ये चैप्टर है। हाउ एंड व्हेन कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, दिस इज द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग इस चैप्टर को पढ़ ही इसीलिए रहे हैं ताकि हम पता कर पाए कि कंज्यूमर को किसी भी प्रोडक्ट से, लेट्स से चॉकलेट खरीद रहा है तो कितने चॉकलेट खरीदने चाहिए, 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, 3, 4, 5, कितने खरीदने चाहिए कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द मेन आइडिया ऑफ दिस चैप्टर। सर, तो इसको पता करने के कितने तरीके? इसको पता करने के ना 2 तरीके होते हैं। आप देखो ऊपर में आपको 2 डिफरेंसेस दिख रहे होंगे। एक को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल यूटिलिटी, ठीक है, और एक को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो देयर आर 2 वेज ऑफ फाइंडिंग दिस मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। कब पाते हैं, कैसे पाते हैं, इसको पता करने का 2 रास्ता है। तो सर, कार्डिनल और ऑर्डिनल के बीच का डिफरेंस आ सकता है क्या? पास्ट एग्जाम में आया हुआ है। आपको क्या है, 2 पॉइंट करके रखना है। ठीक है, यहां से एनी 2 पॉइंट करके रखना है। ठीक है, मैं आपको बोलूंगा कि ये 2 पॉइंट्स आप चैप्टर हो जाने के बाद करना। अभी करोगे ना तो बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ये वाला ना, आफ्टर द चैप्टर एंड्स, आफ्टर द चैप्टर एंड्स। ठीक है, चैप्टर खत्म होने के बाद आप यहां से आके 2 पॉइंट कर लेना, अभी इसमें दिमाग मत लगाओ। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू पहला वाला जो मेथड है, कार्डिनल अप्रोच। सर, कार्डिनल अप्रोच क्या होता है? कार्डिनल अप्रोच सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है। ठीक है, कार्डिनल अप्रोच जो है ना, सेटिस्फैक्शन को मेजर करता है। तो सेटिस्फैक्शन मेजर हो सकता है क्या? ऐसे नंबर्स में तो मेजर नहीं हो सकता। देखो, जैसे डिस्टेंस मेजर करते हैं ना, रोड की डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं हम लोग, वन प्लेस टू अनदर प्लेस की डिस्टेंस मेजर करते हैं। जैसे हम लोग वेट मेजर कर सकते हैं, अपनी वजन को मेजर करवाते हैं, हाइट मेजर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत कुछ है जो मेजरेबल है, लेकिन क्या सेटिस्फैक्शन मेजरेबल है? कार्डिनल अप्रोच बोलता है कि हाँ, इसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो कार्डिनल अप्रोच एक थियोरी है जिसमें हम लोग ये मान के चलते हैं कि हम लोग सेटिस्फैक्शन को, जैसे इस चैप्टर में हम लोग यूटिलिटी का नाम देंगे, सेटिस्फैक्शन को यूटिलिटी का नाम देंगे। तो यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, इसे मान के चलता है कौन? कार्डिनल अप्रोच। सर, यूटिलिटी के बारे में 1-2 बातें बता दो। यूटिलिटी मतलब प्रोडक्ट यूज करने पे तुम्हें कितना फायदा मिला, कितना यूटिलिटी मिला, कितना सेटिस्फैक्शन मिला। ठीक है, अब यूटिलिटी के बारे में 1-2 बात कर लेते हैं। यूटिलिटी या सेटिस्फैक्शन सब्जेक्टिव होता है, यानी कि पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा। अभी देखो, आप ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, यू आर व्यूइंग दिस वीडियो, हो सकता है आप में से कुछ बच्चों को बहुत यूटिलिटी मिलेगा, बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा इस वीडियो को देख के, आपको बहुत फायदा होगा, समझ में आ जाएगा। बट एट द सेम टाइम कुछ बच्चे हो सकते हैं जिसको नहीं समझ में आएगा, तो उनका यूटिलिटी अलग है। किसी का यूटिलिटी एवरेज होगा, किसी का बहुत अच्छा होगा। ठीक है, यूटिलिटी जो है, फिर एक पॉइंट हम लोग बात कर लेते हैं, यूटिलिटी जो है वो रिलेटिव है। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार नहीं, रिलेटिव मतलब जो समय समय के साथ बदल जाए, जगह जगह के साथ बदल जाए। मतलब यही वीडियो अगर आपने 6 महीने पहले देखा होता तो शायद आप उतना इंटरेस्ट लेके नहीं देखते, एग्जाम प्रेशर आपके ऊपर नहीं रहता, तो आप वन शॉट में पूरा नहीं देखते, तो उस टाइम यूटिलिटी कम मिलता। बट यही वीडियो अगर आप आज देख रहे हैं, आज आपको पता है कि अब आपका एग्जाम आने वाला है, तो अब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू व्यू इट, यू हैव टू वॉच इट। तो अभी क्या ना, टाइम बदल गया है, तो अभी एग्जाम प्रेशर है, तो अभी आप सब कुछ छोड़कर पूरा फोकस के साथ सुन रहे, तो अभी आपका यूटिलिटी हाई हो जाएगा।
सर समझ गया, इंपॉर्टेंट है क्या? नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार आप देख लेना, ठीक है, इसको एक बार देख लेना, समझाना जरूरी था क्योंकि आगे काम आएगा। अच्छा सर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इसमें आपको पहले एग्जाम्पल के थ्रू समझाता है, ठीक है, अभी वहां मत देखो स्क्रीन पे, उधर मत देखो क्या है, फोकस करो यहाँ पे, ये जो मैं समझा रहा हूँ ये समझ गए तो ये पार्ट ऐसे भी समझ में आ जाएगा आपको। ये सब आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है, वहां पे आप चले जाना, आपको टेलीग्राम में ये सब पोर्शन मिल जाएंगे, ठीक है। क्या समझा रहे हो सर? देखो कॉन्सेप्ट समझो, सपोज आप कुछ प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे आपके बुक में एग्जांपल है मैंगोज, तो मान लेते हैं कि आपने मैंगोज कंज्यूम करना है, ये मैंगोज के यूनिट्स है, तो देयर आर 6 मैंगोज जो आप एक एक करके कंज्यूम करना चाहेंगे। अच्छा सर ठीक है, और आपको हर मैंगो पे मिलेगी मार्जिनल यूटिलिटी। सर यूटिलिटी तो अभी पढ़ा था, मार्जिनल क्या है? मार्जिनल मतलब एक यूनिट से कितना सेटिस्फैक्शन मिलेगा, एक एडिशन अगर आप करोगे कंजम्पशन में तो कितना सेटिस्फैक्शन आपका ग्रो करेगा। तो देखो पहले बार में आपको 10 का सेटिस्फैक्शन आया, इसको बोलते हैं यूटिल्स, ठीक है, सेटिस्फैक्शन को हम लोग यूटिल्स में मेजर करते हैं, जैसे वेट को किलोग्राम में, डिस्टेंस को किलोमीटर्स में, वैसे ही सेटिस्फैक्शन को यूटिल्स में मेजर करते हैं। अच्छा ठीक है सर समझ गए। और ये क्या है? ये है टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मतलब अब तक आपको कितना सेटिस्फैक्शन मिला, तो अभी तो एक ही मैंगो खाए हैं तो अभी तक अपने को 10 का सेटिस्फैक्शन ही मिला है, ठीक है। अच्छा लेकिन हम लोग यहाँ नहीं रुकते, हम लोग एक सेकंड मैंगो खाते हैं, सेकंड मैंगो खाएंगे ना तो 7 का हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, 7 यूटिल्स। सर घट गया पहले से, हाँ क्योंकि देखो पहली बार में मजा आता है, धीरे धीरे और कंजम्पशन करते जाओगे तो थोड़ा ना मजा कम होता जाता है, ठीक है। सर ऐसा क्यों होता है वो बात करेंगे अभी थोड़ी देर में, बट इतना मान के चलो कि आपको मार्जिनल यूटिलिटी कम मिल जाएगा। लेकिन दोनों मिला दे अगर तो टोटल कितना हुआ? टोटल हुआ सर 17, 10 और 7 17। अच्छा लेकिन यहाँ पे भी नहीं रुक रहे, एक और, ठीक है, एक और हम लोग कंजम्पशन करते हैं तो अभी 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, तो सर टोटल कितना हो जाएगा? 21। अभी 4 को भी मिला देंगे तो 21, तो तीनों मिला के कितना हुआ? 21। अच्छा सर फोर्थ वाला करोगे तो 1 यूटिल का सेटिस्फैक्शन आएगा, ठीक है, तो 22 हो गया। फिफ्थ करोगे तो कोई सेटिस्फैक्शन आएगा ही नहीं, यू विल बी इनडिफरेंट, तो अभी भी टोटल 22 ही है। एंड उसके बाद भी अगर आप नहीं रुकते हैं, ठीक है, अगर आप कंजम्पशन नहीं रोकते हैं, ठीक है, तो अब तो दिक्कतें आएंगी, अब कोई यूटिलिटी नहीं, अब तो आपको प्रॉब्लम्स होने शुरू होंगे। मान लेते हैं -3, ठीक है, -3 मतलब अभी सेटिस्फैक्शन की जगह डिससेटिस्फैक्शन शुरू हो गया, तो टोटल सबको ऐड अप करोगे तो एक तो लास्ट फिगर नेगेटिव है तो आपका 19 हो जाएगा। इसका मतलब आप एक चीज नोटिस करना, आप केवल मार्जिनल वाले को नोटिस करो, तो मार्जिनल वाला जहां से शुरू होता है 10 से, वहां से वो सीधा फॉल ही होता जाता है। आप देखो 10 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 4 हो गया, 4 के बाद 1 हो गया, 1 के बाद 0, 0 के बाद नेगेटिव, तो इट हैज गॉन डाउन जहां से शुरू हुआ है। तो ये रहा मार्जिनल का ग्राफ इंपॉर्टेंट है क्या सर? वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद टोटल यूटिलिटी आप देखो, टोटल यूटिलिटी 10 था, फिर बढ़ा, फिर से बढ़ा, फिर से बढ़ा, ठीक है, कुछ लेवल तक बढ़ा, ठीक है सर समझ गए, यहां से राइज हुआ है, कुछ लेवल तक राइज हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद आप देखोगे तो वो सेम रह गया, पिछले में भी 22 था, अभी भी 22 है, हाँ सर सेम रह गया। उसके बाद आप देखोगे ना तो वो डिक्लाइन करना शुरू करेगा, उसके बाद से अगर और आगे हम लोग चलते जाते तो वो डिक्लाइन करना शुरू कर जाता। अरे हाँ, तो अभी देखो इसी तरीके से ग्राफ भी बना है, ग्राफ पहले ऊपर जा रहा है टोटल का, फिर वो सेम हो जा रहा है और फिर वो डिक्लाइन कर रहा है। मार्जिनल का जो ग्राफ है, मार्जिनल का ग्राफ आप देखोगे, मार्जिनल के ग्राफ को आप एक्चुअली पहले टेबल पे ही फोकस करो। देखो टेबल के अगर आप इतने पार्ट को देखोगे ना, इतने पार्ट को तो आप देखोगे इतने दूर तक, सिर्फ इतने दूर तक का देखो, तो आप देखोगे कि इतने दूर तक टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है। देखो ग्राफ में टोटल यूटिलिटी राइज कर रहा है, और मार्जिनल यूटिलिटी वो तो फॉल करता है बट एटलीस्ट पॉजिटिव तो है, ठीक है। आप नेक्स्ट पार्ट देखिए तो आपका टोटल यूटिलिटी जो है वो स्टैग्नेंट हो गया और मार्जिनल 0 हो गया। तो ये पार्ट में देखो मार्जिनल 0 हो गया और टोटल यूटिलिटी वो रुक गया ऊपर में। और उसके बाद वाला पार्ट में आप देखेंगे कि मार्जिनल जो है वो फॉल होने लगा, और सॉरी टोटल फॉल होने लगा, मार्जिनल नेगेटिव हो गया, तो मार्जिनल हैज गॉन डाउन, नेगेटिव हो गया,
और टोटल फॉल होने लगा। तो 3 पार्ट्स में ये है, यही 3 पार्ट आपको रिलेशनशिप में भी लिख कर आना है। नोटिंग में सब दिया हुआ है, ठीक है, नोटिंग में सब दिया हुआ है, आपको अपने तरफ से इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो मार्जिनल की बात करते हैं, तो मार्जिनल ऑल थ्रू आउट फॉल हुआ है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब ये एक लॉ है जो कहता है कि आप जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे, जैसे हमने मैंगोज का कंजम्पशन बढ़ाया, जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाएंगे तो जो नेक्स्ट यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है ना वो कम होता जाएगा, जिसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। सो मार्जिनल यूटिलिटी रेगुलरली कम होता जाएगा, ठीक है। सर इसके असम्पशंस आ सकते हैं क्या? 2 कर लेना। एक आप ये कर लो कि कंजम्पशन शुड बी कंटिन्यूअस, मतलब ये जो हमने थ्योरी पढ़ा ना, इस थ्योरी को सक्सेसफुल होने के लिए इट इज वेरी नेसेसरी कि कंजम्पशन मस्ट बी कंटिन्यूअस, ठीक है। बीच बीच में कंजम्पशन नहीं कर सकते, टाइम लेकर कंजम्पशन नहीं कर सकते, बैक टू बैक कंजम्पशन करेंगे ना तो ही फिर ये होगा। और सर एक और पॉइंट करा दो, एक और पॉइंट, कंज्यूमर शुड बी रैशनल, मतलब कंज्यूमर जो है वो अच्छी मेंटालिटी वाला होना चाहिए, मतलब वो पागल नहीं होना चाहिए, इन शॉर्ट, ठीक है। ही शुड बी अ सेन पर्सन, ही और शी शुड बी अ सेन पर्सन, और तो फिर ये लॉ काम करेगा, ठीक है। एंड जो कंजम्पशन है वो आइडेंटिकल यूनिट्स के होने चाहिए, मतलब जब हम पहला मैंगो खा रहे हैं वो एक कैटेगरी का मैंगो में भी अलग अलग कैटेगरीज होते हैं ना, एक कैटेगरी का है, एक प्राइस का है, सेकंड मैंगो भी उसी कैटेगरी का है, उसी प्राइस का है, थर्ड मैंगो भी उसी कैटेगरी का, उसी प्राइस का है, तो दे शुड बी आइडेंटिकल, दे शुड बी सेम, ठीक है, जितना हो सके उतना सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखो अजम्पशंस तो अभी हमने किया ना, अच्छा ये हमने कर लिया, अजम्पशंस वी हैव डन। एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, अजम्पशंस हमने पिछले पेज में कर लिया था, एक्सप्लेनेशन पे आते हैं कि ऐसा क्यों होता है। सर ऐसा क्यों होता है कि हम लोग जब पहला यूनिट कंज्यूम कर रहे थे तो अच्छा सेटिस्फैक्शन मिल रहा था, बट बाद में उसी चीज को हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं तो कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारा जो डिजायर है ना, हमारा जो डिजायर है, हमारी जो इच्छा थी, विलिंगनेस थी उसको कंज्यूम करने की, वो खत्म हो गई, ठीक है। जब तक चीज हमें नहीं मिली हुई होती है तब तक डिजायर रहता है, वंस यू गेट इट तो डिजायर थोड़ा खत्म हो जाता है, तो डिजायर कम हो जाता है तो उसकी यूटिलिटी भी कम हो जाती है। अच्छा और एक पॉइंट है, वो ये है कि देयर आर सर्टेन यूनिट्स, देयर आर सर्टेन प्रोडक्ट्स जिनके ना सेवरल यूजेस होते हैं, ठीक है, मेनी यूजेस होते हैं। देयर आर सर्टेन कमोडिटीज या प्रोडक्ट्स जिनके मल्टीपल यूजेस होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलेगा ना तो हम लोग पहले कहाँ यूज करेंगे? पहले इंपॉर्टेंट चीजों के लिए यूज करेंगे, लाइट जलाएंगे, फैन चलाएंगे, एसी चलाएंगे, पहले कूलिंग एंड लाइटिंग, ये ज्यादा जरूरत की चीजें हैं। बाद में हम लोग देखेंगे कि वॉशिंग मशीन चल रहा है कि नहीं, ठीक है, वो सब बाद में देखेंगे, बट वॉशिंग मशीन इज नॉट द फर्स्ट रीजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी। फर्स्ट रीजन फॉर इलेक्ट्रिसिटी, एक आदमी अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों लगवाता है? लाइट फैन चलाने के लिए। वॉशिंग मशीन ये सब तो बाद की बातें हैं, ठीक है। तो जो हायर नीड जिसकी है ना उन्हें हम पहले सेटिस्फाई कर लेते हैं। तो जब पहले हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, पहली बार कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी बार कंज्यूम कर रहे हैं, तो एक हायर नीड के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, और बाद में जब हम कंज्यूम करते हैं तो वो छोटे मोटे एक्स्ट्रा चीजों के लिए कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसीलिए बाद वाले कंजम्पशंस की ना यूटिलिटी कम होती है और शुरू वाले कंजम्पशंस की यूटिलिटी ज्यादा होती है। तो सर इसको एक काम करो, इससे पहले कि आप सर आगे बढ़िए, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं इसको। बहुत अच्छी बात कही है आपने, आप लोग पढ़ लो इसको। नाउ वी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन कि कंज्यूमर कार्डिनल अप्रोच में, ठीक है, कार्डिनल अप्रोच में, अभी तो हम लोग कार्डिनल अप्रोच में है, तो कार्डिनल अप्रोच में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कैसे निकालेंगे? कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां अटेन करता है वो कैसे पता करेंगे? इसके देखो 2 केसेस होते हैं, एक है वन प्रोडक्ट का केस। सर वन प्रोडक्ट केस मतलब अगर आप एक ही प्रोडक्ट खरीद रहे हो, लाइक मैंगोज खरीद रहे हो, तो कितने मैंगोज खरीदने चाहिए कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा? और अगर आप 2 प्रोडक्ट्स खरीद रहे हो, सपोज मैंगो भी खरीद रहे हो और आप चॉकलेट भी खरीद रहे हैं, तो फ्रूट भी खरीद रहे हैं, चॉकलेट भी खरीद रहे हैं, तो कितने मैंगोज और कितने चॉकलेट्स खरीदने चाहिए कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन आएगा? तो इसको हम लोगों को समझना है। अब देखो ये ना सम के साथ समझोगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, ठीक है। आपको सम जाकर के देखना पड़ेगा, मैं आपको बोल रहा हूं, अनलॉक करके मैंने एक वीडियो रखा है, वो कोई भी जाकर के देख सकता है मेरे इस कोर्स में। आप जाना, ऐप में है ये कोर्स, सो आप ऐप में जाइएगा, ऐप में इस कोर्स में एक वीडियो है जो कि अनलॉक्ड है, चाहे आपने परचेज किया है चाहे आपने नहीं भी परचेज किया है, यू कैन गो एंड यू कैन व्यू दिस। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है,
एंड दैट इज वाई मैंने उसको अनलॉक करके रखा है ताकि कोई भी बच्चा उसको देख सके, ठीक है। सो एनीबडी कैन गो एंड व्यू इट। आपको ये कहां पे मिलेगा, ऐप में जाओगे, ऐप में आपको स्टोर सेक्शन में जाना है, स्टोर में आपको ये वाला कोर्स दिख जाएगा, ठीक है। इस कोर्स के आप कंटेंट में जाना, कंटेंट में आपको वर्कबुक पार्ट 2, ठीक है, वर्कबुक पार्ट 2 उसका वीडियो नंबर 3 जो है वो अनलॉक्ड है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आधा घंटा लगा के वहां पे समझाया है और आपको आधा घंटा लगाना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट सम आप इसको नहीं कर सकते, ठीक है। विदाउट सम आके इसको खाली बोल बोल कर समझाना पॉसिबल नहीं है, मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपकी भी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ठीक है। वीडियो अनलॉक्ड है, एनीबडी कैन गो एंड वॉच इट। ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन गो एंड व्यू इट। अभी मत जाना, अभी रुक जाओ, अभी पहले इसको खत्म करते हैं। तो देखिए, राइट एवरीवन, नाउ वी आर मूविंग टू ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। तो कार्डिनल खत्म हो गया है, अब हम लोग ऑर्डिनल पे चलते हैं। ऑर्डिनल क्या होता है ना, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं करता, यहाँ पे ना रैंक मिलते हैं। मतलब जैसे प्रोडक्ट यूज करके आप ऐसा बोलोगे कि आपको हाई सेटिस्फैक्शन आया, या आपको एवरेज सेटिस्फैक्शन आया, या आपको लो सेटिस्फैक्शन आया। मतलब जैसे वहां पे हम लोग क्या करते थे, वहां पे हम लोग बोलते थे ना कि प्रोडक्ट यूज करके 10 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, 7 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया, 4 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन आया। ऐसे यहाँ पे बात नहीं करते, यहाँ पे हम लोग क्या बात करते हैं, हाई, एवरेज, लो। तो जो हाई वाला हो गया उसको आप रैंक 1 बोल दो, दूसरे वाले को आप रैंक 2 बोल दो, या तीसरे वाले को रैंक 3 बोल दो। तो यहाँ पे हम लोग सेटिस्फैक्शन या यूटिलिटी को रैंक्स देते हैं, ना कि फिगर्स में बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आप एक चीज देखना, यहाँ पे हम लोग 2 कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 रहेगा बजट लाइन का, जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, और दूसरा कॉन्सेप्ट रहेगा वो रहेगा इंडिफरेंस कर्व का, जो मैं आपको नेक्स्ट में करवाऊंगा, ठीक है। बजट लाइन में आपको बस इतना याद रखना है जितना मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। सर बजट लाइन क्या होता है, देखो मान लो आपका बजट है 100 रुपीज, मतलब आपके जेब में 100 रुपए है, आप इससे प्रोडक्ट एक्स खरीद सकते हैं जिसकी दाम है 20। तो अगर आप पूरा का पूरा 100 अगर एक्स खरीदने में लगा देंगे तो आपको कितने एक्स मिलेंगे, 5, ठीक है, आपको 5 यूनिट्स मिलेंगे। लेकिन प्रोडक्ट वाई भी है और प्रोडक्ट वाई का दाम है 10 रुपीज, अगर आप पूरा 100 रुपए का बजट वाई खरीदने में लगा दो तो कितने वाई मिल जाएंगे आपको वाई मिल जाएंगे 10 यूनिट्स। तो इसके इन दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में जब हम लोग ग्राफ बनाते हैं ना, तो एक इस लाइन को हम लोग बोलते हैं बजट लाइन, ठीक है। ये लाइन हमें दिखाता है कि हाउ वी कैन स्पेंड आवर इनकम बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स, यहाँ तो 2 प्रोडक्ट्स है ना, तो हाउ वी कैन स्पेंड आवर टोटल इनकम बिटवीन 2 प्रोडक्ट्स इन सच अ वे कि हमारे पूरे 100 रुपए यूज हो जाए, ठीक है। जैसे कि मान लो हम लोग अगर थोड़ा नीचे आ जाते हैं, लेट्स से वी कम ओवर हियर, तो अगर इस पॉइंट पे भी आ जाते हैं तो इस पॉइंट पे हमें x कितना मिलेगा, रफली हमें x मिलेंगे 3, तो 20 रुपीज करके है तो हमारा 60 रुपीज खर्चा हो गया। और हमें y कितना मिलेगा, रफली हमें y कितने मिलेंगे, हमें y मिलेंगे 4, ठीक है ना। तो 4y का 40 रुपए लग गया, 3x का 60 रुपीज लग गया, तो हमारा 100 रुपीज स्पेंड हो गया। एट दिस पॉइंट वी विल गेट 3x एंड 4y, ठीक है। 3x के लग गए 60 बिकॉज 20 रुपए करके है, 4y के लग गए 40 बिकॉज 10 रुपए करके है, तो 100 रुपए खर्च हो गया। तो इस पूरे बजट लाइन में आप किसी भी पॉइंट पे आ जाइए, आपको 100 रुपीज में दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है, ये वाला भी आप याद रखिएगा, एमसीक्यू या फिर कोई भी तरीके के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसका लॉजिक एंड ऑल मैंने कोर्स में समझा रखा है, ठीक है। अभी यहाँ पे समझाने में एक एक कॉन्सेप्ट पे ना 15-20 मिनट का टाइम जाता है, ठीक है। तो आप या तो यहाँ से लर्न कर लो, जो लोग उस कोर्स में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है आप वहाँ पे देखिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में एकदम लॉजिक के साथ बताया कि ये कैसे हुआ है, ठीक है। तो आपको अगर डिटेल अंडरस्टैंडिंग चाहिए लॉजिक के साथ तो आप प्लीज वहाँ पे कर लेना, ठीक है। अभी हम लोग मेन पॉइंट्स को एक बार कैचअप करते हैं। देखो यहाँ पे बोल रहा है सबसे पहली बात, कंज्यूमर कभी भी बजट लाइन के बाहर नहीं फॉल कर सकता। मतलब ये बजट लाइन है ना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर देते थोड़ा, ये हमारा बजट लाइन है, ठीक है। कंज्यूमर कभी भी इस बजट लाइन के ना बाहर नहीं जा सकता, मतलब इस पॉइंट पे नहीं आ सकता। सर क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि देखो इस पॉइंट पे उसे कितने वाई मिलेंगे, लगभग 9 वाई, तो 90 रुपीज तो ऐसे ही खर्च हो गए, बचा कितना 10 रुपया। और इस पॉइंट पे उसे एक्स कितने मिलेंगे, सर एक्स चलो 4 मान लेते हैं,
4x, तो 4x के तो 80 रुपीज लग जाएंगे, तो उसे तो 170 रुपीज लग जाएगा। फिर यहाँ पे अगर 4x मिलता है और 9y मिलते हैं तो 170 रुपीज हो जाएगा। 170 रुपीज का तो बजट ही नहीं है हमारा, तो इसीलिए बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते। सर क्या बजट लाइन के अंदर आ सकते हैं? यस, बजट लाइन के अंदर आ सकते हैं, बट उसमें हमारा 100 रुपीज स्पेंड नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के क्या क्या बात हमने किया, कुल मिलाकर के हमने ये बातें की दैट बजट लाइन पे अगर आप रहोगे ना, एग्जैक्टली ऑन द बजट लाइन, अगर आप बजट लाइन पे रहते हैं तो आपका पूरा 100 रुपीज का खर्च होगा। अगर आप बाहर निकलते हैं तो वो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आप अंदर आते हैं तो लेस देन 100 रुपीज आपका खर्चा होगा। ठीक है, तो बस इतना सा बात याद रखना है। यहाँ जो भी कुछ लिखा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिविजन के लिए इतना काफी है। अब हम लोग इंडिफरेंस कर्व पे चलते हैं। तो देखो इंडिफरेंस कर्व आपने बुक में देखा ही होगा। ठीक है, मैं पहली बार तो पढ़ा नहीं रहा, आई एम डूइंग रिविजन, तो आपने देखा ही होगा ये सी जैसा दिखने वाला एक कर्व है। ठीक है, तो इस कर्व की क्या खास बात है, इस कर्व में जो भी पॉइंट आप पकड़ लीजिए, जैसे आप पॉइंट ए पकड़ लो, पॉइंट सी ले लो, पॉइंट ई ले लो, बी ले लो, कोई सा भी पॉइंट ले लो, आपको हर पॉइंट पे सेपरेट सेपरेट कॉम्बिनेशन मिलेंगे दो गुड्स के। जैसे पॉइंट ए है तो पॉइंट ए बोलता है 25 यूनिट्स ऑफ वाई एंड 1 यूनिट ऑफ एक्स। तो हर पॉइंट पे आपको वाई कितना मिलेगा, एक्स कितना मिलेगा, इसकी डिटेल दी हुई है। लेकिन आप कोई सा भी पॉइंट में रहेंगे, मतलब आप जैसे पॉइंट ए है, पॉइंट ए में 1x है, 25y है। ठीक है, पॉइंट सी ले लेते हैं। पॉइंट सी में आप देखोगे 3x है एंड 16y है। तो अब देखो पॉइंट ए में आई एम गेटिंग वन कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, पॉइंट सी में आई एम गेटिंग अनदर कॉम्बिनेशन ऑफ x एंड y, बट मैं चाहे पहले वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करूं या नेक्स्ट वाला कॉम्बिनेशन ट्राई करूं, सैटिस्फैक्शन विल बी सेम। इनडिफरेंस का मतलब ही ये होता है नो डिफरेंस, इनडिफरेंस का मतलब होता है नो डिफरेंस, मतलब सेम। तो सैटिस्फैक्शन हमें सेम मिलेगा। आप पूरे इनडिफरेंस कर्व में कोई सा भी कॉम्बिनेशन ट्राई कर लो दो प्रोडक्ट्स का, आपको सैटिस्फैक्शन सेम मिलेगा। ठीक है, सर यहाँ एमआरएस क्या लिखा हुआ है, एमआरएस पे डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। इनडिफरेंस मैप किसको बोलते हैं? इनडिफरेंस मैप बोलते हैं जिसमें एक से ज्यादा इनडिफरेंस कर्व होता है, उसे बोलते हैं इनडिफरेंस मैप। सर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज आप एक बार याद कर लेना, छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए आ सकता है। सबसे पहली बात, इनडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है नेगेटिव है। देखो जब भी कोई ग्राफ नीचे की तरफ आता है ना तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव स्लोप वाला ग्राफ। ठीक है, अगेन ग्राफ के ऊपर पूरा डिटेल्ड कॉन्सेप्ट मैंने उसमें कराया है कोर्स में। ठीक है, अगर आपको बहुत डिटेल में समझना है एक एक चीज को तो आप प्लीज वहां से कीजिएगा। डिटेल है मतलब ये नहीं कि आपको 40 घंटा लगाया, आपको बहुत शॉर्ट नहीं समझाया है, बट वो सब पार्ट भी समझाया जो जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो ग्राफ को लेके। ठीक है, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम आता है ना कि ग्राफ में हम लोगों का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट वाइज अगर आपको स्ट्रांग करना है तो आप वहां से कर लो, बाकी रिविजन वाइज वट एवर इज नीडेड आई एम डूइंग ओवर हियर। ठीक है, अच्छा इनडिफरेंस कर्व की सेकंड पॉइंट क्या है, क्या हो गया, हाँ, इनडिफरेंस कर्व की सेकंड पॉइंट है कि इट इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स, आप देखो ये जो शेप है ना, ऐसे जब रहता है ना, ओरिजिन के उल्टा घुमा हुआ जब रहता है, तो इस शेप को हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स शेप। ये शेप कब बनता है? जब एमआरएस डिक्लाइन करता है। सर एमआरएस क्या है? ये आएगा अगले स्लाइड में आएगा, टेंशन मत लो, एमआरएस समझा दूंगा। बट आप इतना समझ के रखो, एमआरएस अगर डिक्लाइन करेगा ना तो कॉन्वेक्स शेप होगा। ठीक है, अच्छा एक बात याद रखना, जो हायर आईसी कर्व है, जैसे यहाँ पे ये वाला जो आईसी कर्व है ना, ये ज्यादा ऊपर है, जो ऊंचा आईसी कर्व रहेगा उसमें सैटिस्फैक्शन भी ज्यादा रहेगा, जो नीचे आईसी कर्व रहेगा वो लोअर सैटिस्फैक्शन करेगा। और कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये चार बातें आपको याद रखनी है प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व में। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज एमआरएस, जिसे हम पिछले दो स्लाइड से देख रहे थे, एमआरएस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखो क्या होता है, इट इज द बेसिकली रेशियो ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जब हम एक प्रोडक्ट को कम करके दूसरे प्रोडक्ट को खरीदते हैं, क्योंकि देखो हमारे पास पैसे तो लिमिटेड है। ठीक है, अगर हमारे पास इनकम जो है लिमिटेड है, लेट्स से आवर इनकम इज ओनली 100 रुपीज, तो हमारे पास क्या हुआ, बस 100 रुपए है ना, एंड आई वांट टू बाई एक्स ऑल्सो, आई वांट टू बाई वाई ऑल्सो। ठीक है, तो अगर मुझे एक्स ज्यादा खरीदने हैं, ठीक है, इफ आई वांट टू इंक्रीज द कंजम्पशन ऑफ एक्स, तो आई हैव टू डिक्रीज द कंजम्पशन ऑफ वाई, क्योंकि अपने पास अनलिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी थोड़ी ना है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी है।
तो अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को तो घटाना पड़ेगा, तो एक को घटाकर आई विल इंक्रीज द अदर, तो आई विल सब्स्टिट्यूट वन प्रोडक्ट विथ अनदर। तो इन दोनों का जो सब्स्टिट्यूशन का रेशियो होता है ना, उसे कहते हैं एमआरएस। और अगर एमआरएस डिक्लाइन होता है, एमआरएस अगर फॉल होता है, तो ग्राफ का शेप सी शेप होता है, कॉन्वेक्स शेप होता है, ठीक है। अच्छा सर, जैसे कि थोड़ा एग्जांपल से बता दो, जैसे कि मान लो आप ये वाला देखो, थोड़ा ना मेरा राइटिंग पैड इशू दे रहा है यहाँ पे। चलो ये वाला कॉम्बिनेशन देखो, लुक एट दिस कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ए को आप देखिए, पॉसिबिलिटी ए को देखिए। पॉसिबिलिटी ए में हम लोग 1 यूनिट ऑफ एक्स खरीद रहे थे एंड 15 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद रहे थे, बट लेटर ऑन सेकेंड कॉम्बिनेशन में हमने x को इंक्रीज किया। तो x को इंक्रीज किया ना, तो हमने 5y गिव अप किया है इसके लिए। तो रेशियो क्या बना, आप रेशियो बना 5:1 का, मतलब 5y गिव अप करना पड़ा 1x को पाने के लिए, ठीक है। कॉम्बिनेशन सी में अगेन वी आर इंक्रीजिंग x एंड वी गेव अप 4y, तो दिस टाइम द रेशियो बिकम 4:1, 4y was given up to get 1 unit of x। तो आप देखोगे ये पूरा टेबल को देखोगे तो हर बार हमें y कम गिव अप करना पड़ रहा है। द रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, द रेशियो ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज गोइंग डाउन। पहली बार में 5 था, दूसरी बार में 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है। इसे हम कहते हैं डिक्लाइनिंग एमआरएस। डिक्लाइनिंग एमआरएस के चलते ही ग्राफ का शेप ऐसा होता है। सर अगर इंक्रीजिंग होता तो कैसा शेप होता, अगर इंक्रीज हो जाता ना तो कॉनकेव शेप हो जाता, कॉनकेव शेप, ठीक है। और सर अगर इंक्रीज या डिक्रीज दोनों नहीं होता, स्ट्रेट रहता, तो फिर स्ट्रेट लाइन बनता, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनता, ना तो कॉनकेव ना तो कॉन्वेक्स, स्ट्रेट लाइन बनता। चलिए अब देखना लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं। इसका 6 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर भी आपको लिखना पड़ सकता है, या इस पे शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ठीक है। तो अभी प्रॉपर लॉन्ग आंसर पे तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है, वी आर ओनली रिवाइजिंग ओवर हियर। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझा दूंगा जिससे आप अपने वर्ड्स में भी आंसर लिख पाएंगे, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, आपको बस थोड़ा अटेंटिवली सुनना है। देखो यहाँ पे 3 इंडिफरेंस कर्व है और एक बजट लाइन भी आपको दिख रहा होगा। बजट लाइन को मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ तो आपको अच्छे से दिखेगा। ये जो है ये बजट लाइन है, दिख रहा है, अभी मैंने हाईलाइट कर दिया तो वो आपको दिख रहा होगा। एंड देयर आर 3 इंडिफरेंस कर्व्स आल्सो, राइट। तो अभी कंज्यूमर को कौन से पॉइंट पे हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो देखो अभी ना हमने इंडिफरेंस कर्व भी पढ़ा, उसकी भी प्रॉपर्टीज देखी, बजट लाइन भी पढ़ा, उसकी भी प्रॉपर्टीज देखी, आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो उनको। एंड देन अब दोनों के प्रॉपर्टीज यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड आउट कि कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन कहां मिलेगा। सबसे पहली बात, बजट लाइन के बाहर जा सकते हैं क्या, नहीं सर, प्रॉपर्टीज में था बजट लाइन के बाहर नहीं जा सकते। तो IC3 जो है इंडिफरेंस कर्व 3, ये तो बजट लाइन के बाहर है, आप देखो येलो हाईलाइटेड लाइन से बाहर है, तो मतलब IC3 में तो हम लोग जा ही नहीं सकते हैं, तो इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे पास आना, ठीक है सर। लेकिन हमने ये भी तो पढ़ा था कि हाईएस्ट कर्व गिव्स हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन, हायर द कर्व गिव्स हायर द सेटिस्फैक्शन। हाँ लेकिन सही बात है, IC3 में अगर हम लोग होते ना तो मजा आ जाता, बहुत सेटिस्फैक्शन होता, लेकिन हम वहां तक जा ही नहीं सकते क्योंकि बजट बोल के भी तो कोई चीज होती है ना, पैसे बोल के भी तो कोई चीज होती है, तो वहां तक जा ही नहीं सकते हम लोग। जाते तो अच्छा लगता लेकिन जा नहीं पाएंगे ना, तो इसीलिए IC3 को तो क्वेश्चन से हटाओ, ठीक है। अच्छा, विद द सेम लॉजिक हायर कर्व गिव हायर सेटिस्फैक्शन, उस हिसाब से अब बचे 2, तो IC2 है हमारे पास, IC1 है, तो ज्यादा सेटिस्फैक्शन किस में मिलेगा सर, IC2 में मिलेगा। लेकिन IC2 भी देखो बजट लाइन के बाहर ही है, IC2 भी तो बजट लाइन के बाहर है। नहीं सर, एक पॉइंट है जो बजट लाइन पे, जस्ट बजट लाइन पे है, हाँ, तो हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन ना यहां पे होगा। इसका मतलब कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम कहां पे मिलेगा, कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे मिलेगा। क्यों, क्योंकि एक तो बजट लाइन पे है मतलब अफोर्डेबल है, दूसरा 1 और 2 में 2 वाला हायर कर्व है। सर मतलब IC2 बाकी कोई पॉइंट हो सकता है क्या, IC2 में बाकी कोई भी अगर पॉइंट होता ना तो नहीं हो पाता वहां पे क्योंकि बजट लाइन के बाहर है। ये पॉइंट भी नहीं हो पाता क्योंकि बजट लाइन के बाहर है। ओनली पॉइंट E हो पा रहा है क्योंकि वो जस्ट ऑन दी बजट लाइन है। अच्छा सर IC1 तो देखो लोअर IC कर्व है, लोअर इंडिफरेंस कर्व है, तो कंज्यूमर वहां पे प्रेफर नहीं करेगा रहना, ठीक है। हाँ उसके कुछ पॉइंट्स बजट लाइन पे है लेकिन इट इज अ लोअर इंडिफरेंस कर्व, तो कंज्यूमर वहां नहीं रहना प्रेफर करेगा। तो अपने को ना इस आंसर देने टाइम 2 चीज देखना है। पहला चीज देखना है कि कर्व हायर होना चाहिए, हायर कर्व होना चाहिए, लेकिन हायर कर्व भी
विद इन बजट होना चाहिए, हायर कर्व में भी विद इन बजट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर बजट में है तो जो वाला कर्व ज्यादा हाई है उस पॉइंट को प्रेफर करेंगे, ये क्रक्स है, ठीक है। फुल आंसर मैंने अपने वर्कबुक में दे रखा है, तो आप फुल आंसर वहां से करना कि कैसे आपको लिखना है, ठीक है। बट मैंने आपको क्रक्स बता दिया, अगर छोटा क्वेश्चन आता तो आपका इसी से हो जाएगा, अदरवाइज लॉन्ग क्वेश्चन भी आता तो आप कॉन्सेप्ट बना के अपना लिख सकते हैं, इतना तो स्मार्ट होंगे आप लोग की कॉन्सेप्ट बना के लिख सकेंगे, ठीक है। सो विद दिस एक बहुत बड़ा चैप्टर कंप्लीट हुआ, आई थिंक ये सबसे लेंथीएस्ट चैप्टर हमारा चला, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन।